नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद सुंदर में स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे विदुषी सिंह जो कि यूपीएससी 2022 में 13 रैंक लाई है, 13वीं रैंक लाई है। ठीक है, 2022 में, और इनका फर्स्ट ही अटैम्प्ट था। पहले ही अटैम्प्ट में इन्होंने जो टेस्ट सीरीज वहाँ लिखी थी जीएस स्कोर में, तो कई लड़के पूछेंगे कि ये कॉपी आपको कहाँ से मिली। तो ये जीएस स्कोर की कॉपी है जहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट ज्वाइन किया था। ये उनके रोल नंबर थे वहाँ पर विदुषी सिंह के। ठीक है, इनको मतलब ये टोटल जो था पेपर आपके 10 क्वेश्चन इसके अंदर थे और 15-15 नंबर के थे। तो 10 क्वेश्चन थे और 15 नंबर का मतलब 150 का ये पेपर हुआ था। वैसे तो 250 का होता है, लेकिन ये सिंपल वाला छोटे वाला टेस्ट था 10 क्वेश्चन वाला। तो उसमें से इनको 66 नंबर आए थे और बेहतरीन नंबर थे। 50% तो नहीं होंगे, लेकिन ठीक है 45 करीब थे, अच्छे नंबर थे। तो अब देखना यह चाहेंगे कि भाई ये कैसे लिखती थी। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर कर लिया है, प्रॉपर रैंक मिल गई इनको और कैडर भी प्राप्त करेंगे। तो क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने, जैसे ये हिंदी में लिखा हुआ था, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं था, तो मैंने ट्रांसलेट भी कर लिया है ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और उनको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम इनकी चर्चा करेंगे भाई आंसर किस प्रकार। देखिए, इन आंसरों में इन्होंने पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश की, लेकिन साथ में पैराग्राफ भी इन्होंने लिखा है। मैं आपको एक हल्का से पहले दिखा देता हूँ भाई इनको कैसे लिखी हुई कॉपी है। उसके बाद पूरी चर्चा करेंगे भाई क्या है क्या नहीं। ये मॉडर्न इंडिया की कॉपी है। मॉडर्न इंडिया के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नरमपंथी नेताओं द्वारा की गई आर्थिक आलोचना ने स्वतंत्र भारत की आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया। ये जो नरमपंथी जो नेता थे, ठीक है ना, इन्होंने जो आर्थिक आलोचना की है, तो आर्थिक आलोचना किन किन ने की है। पहली चीज तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आर्थिक आलोचना किन्होंने किन्होंने की है। जैसे दादा भाई नारोजी है, आरसी दत्त है, ठीक है, और इन्होंने आर्थिक आलोचना की है। इन्होंने स्वतंत्र भारत की आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया है। आर्थिक नीतियों को स्वतंत्र भारत की कैसे प्रभावित किया है, ये उस टाइम की नहीं, स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक जो नीतियां है ना, जो 5 ईयर्स प्लान लाए हैं योजना आयोग के माध्यम से, उसके संदर्भ में चर्चा की जा रही है। ठीक है ना, ये समझने की बहुत ही जरूरत है। कई लोग इसको चर्चा नहीं समझ नहीं पाते। और यहाँ टिप्पणी की बात की है, ये जो टिप्पणी करने की बात की हुई, यहाँ पर कमेंट है, देखिए कमेंट बोला, कमेंट किया, जैसे इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफर्ड बाय मॉडरेट लीडर्स इंक्लूड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और इसके ऊपर कमेंट करना है। तो इस प्रकार इन्होंने, जैसे मैंने बोला था आपको एग्जाम्पल देना, इन्होंने दे दिया, देखो दादा भाई नारोजी है, ठीक है ना, आरसी दत्त हैं, एमजी राणा डे है, महादेव गोविंद राणा डे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने किस प्रकार इन्होंने आलोचना की थी। तो पहली चीज इसमें क्या क्या आपको बताना चाहिए। तो सबसे पहले आप बताओ कि आलोचना किन्होंने की थी और क्या आलोचना की थी। फर्स्ट ये है। सेकंड है, उस आलोचना के स्वतंत्र भारत की जो इकोनॉमिक नीतियां हैं उसको कैसे प्रभावित किया, ये दो चीज बता दीजिए। और ऊपर आप प्रस्तावना के रूप में देख दीजिए और नीचे में आप निष्कर्ष के रूप में कंक्लूड कर लीजिए। 4 चीजें होती है मेन, और कुछ इसमें खास होता नहीं है। अगर 4 चीजें फुलफिल हो जाती तो हमारा क्वेश्चन, जैसे ये देखिए इनका जो ये कॉपी चेकिंग कॉपी है, ठीक है ना। ज्यादातर कॉपियां जैसे विजन की कॉपी होती है अनचेकिंग कॉपी होती है, लेकिन ये आपको फायदा है कि आप समझ पाओगे कि चेकिंग कॉपी भी है। और ये कॉपी अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है स्टडी विद सुंदर, जो कि यूट्यूब पे ये चैनल है, उसी नाम से स्टडी विद सुंदर। टेलीग्राम में ये कॉपी डाल देता हूँ, जिनको भी चाहिए वहां से ले लेना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया भाई पुस्तक का नाम भी बहुत जरूरी है। जैसे दादा भाई नारोजी है तो दादा भाई नारोजी की पुस्तक बताओ। आरसी दत्त है, आरसी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उनकी पुस्तक का नाम है, तो वो बताइए। दादा भाई नारोजी ने जैसे दिया था, जो सिद्धांत दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, वो भी आपको बताना की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये इन्होंने इंट्रो में सारी चीजें यहाँ बता दी है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है कि इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफर्ड बाय मॉडरेट लीडर्स, ये कौन कौन सी क्रिटिक किया। इसको देखो, जो चीज हेडिंग होती है, जो क्वेश्चन ने पूछा होता है, उसको डब्बे के अंदर बंद करना जरूरी होता है। देखिए इन्होंने डब्बे के अंदर बंद करके पूरा बता दिया। जैसे पॉइंट फॉर्म में बताया, पहले बताया इन्होंने कि ब्रिटिश पॉलिसीज मेकिंग इंडिया पुअर, ठीक है, ये इन चीजों पहले ही बता दिया। सेकेंड है इकोनॉमिक ड्रेंस, ये दादा भाई नारोजी वाला इकोनॉमिक ड्रेंस का सिद्धांत है, जो धन निष्कासन सिद्धांत है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में क्या था वो बता दिया। थर्ड है ग्रोथ ऑफ ट्रेड्स एंड रेलवेज टू हेल्प ब्रिटिश, इसके संदर्भ में इन्होंने बता दिया ब्रिटिश में रेलवे कैसे हेल्प कर रहा है, ग्रोथ में कैसे हेल्प कर रहा है। और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला था ना, ये है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में कहाँ कहाँ क्या क्या यूज हुआ, इन्होंने एज इट इज वो बता दिया। कई लोग तो इसको समझ नहीं पाते भाई क्या है, पूछ क्यों रहा है, क्योंकि इतना रिलेटेड करना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई नहीं कर पाता। ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ये रिलेटेड कर रहे हैं, इतने अच्छे से बेहतरीन बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनमें कुछ खास तो है ही। जैसे अब इसके अंदर चेकिंग में इन्होंने बता दिया भाई कौन सा पॉइंट आपको इंक्लूड करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। मैं आपको क्या ये ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, डीपली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि डीपली बताऊंगा तो ये
कॉपी कम से 2-2.5 घंटे में मैंने पढ़ा सकता हूँ। और हमारा यही कोशिश रहती है 15-20 मिनट में आपको कॉपी पढ़ा के दे दी जाए शॉर्ट टाइम में। बाकी आपको अगर पढ़नी है, सेल्फ पढ़ना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही कॉपी मैं डालूंगा, वहाँ से जाके आप खुद देख सकते हो। तो इंडिपेंडेंट है सोशलिस्ट पॉलिसीज में कैसे हैं, प्लानिंग मैंने बोला था योजना आयोग के संदर्भ में क्या होगा, ठीक है ना, इम्पैक्ट सब्सिडीज सब्सिडी इंस्टीट्यूशन में क्या क्या रहेगा, क्या इंफ्रा में क्या रहा था, ठीक है, हायर एजुकेशन में जैसे IITs है, ISSR है, एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एग्जाम्पल दे हो जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में है, डेवलपमेंट में है, एग्जाम्पल देके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। और लास्ट में जाके आपको इंक्लूड करना चाहिए। जैसे अभी ये 12.5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें इनको 6 नंबर मिल गए, बहुत ही अच्छे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जैसे अगर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है तो उसमें 2 पेज ही भरने होते हैं, लेकिन देखिए अब ये अगर 12.5 नंबर का 3 पेज भरना होता है। जैसे 1 नंबर पेज ये हो गया, ठीक है, दूसरे वाला ये भर दिया और तीसरे वाला ये हो गया, ये क्वेश्चन है। और ये चेकिंग भी है। और इन्होंने ये जैसे यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कॉपी किस प्रकार होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म के बारे में इनको बताना चाहिए था लेकिन वो बता नहीं पाए। इस प्रकार ये कॉपी चेकिंग है, आप इनको देख सकते हो अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन था, मैकाले का एक वर्ग बनाने का इरादा जो रक्त और रंग में भारतीय हो लेकिन स्वाद व रंग में अंग्रेज हो। रक्त तो और रंग तो होना चाहिए भारत का, लेकिन स्वाद में, खान पान में, पहनावे में वो अंग्रेजी कपड़े पहने, अंग्रेजी बोले। ये मैकाले की जो नीति आई थी, मैकाले आया था 1934 में, 1834 में था, ठीक है ना। तो उसमें मैकाले ने बोला था कि अंग्रेजी इंडिया में होनी चाहिए। तो इसने बोला ये सफल नहीं हो सका था, भारत में पूरी तरह सफल नहीं हुआ। इसका कारण क्या था कि भारत में जो धर्म था ना, धर्म का पुनरुद्धार है, स्वाभिमान है, प्यूटिरियन आंदोलन को दे था। प्यूटिरियन मतलब नैतिकतावादी धर्म जो होता है ना, धर्म आदमी को इतनी अच्छे से आदमी को जकड़ के रखता है ना कि वो पूरा रंग रूप में अंग्रेज नहीं बन पाया था। इसका इन्होंने बोला समालोचनात्मक विश्लेषण करे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, समालोचनात्मक विश्लेषण। समालोचनात्मक मतलब इसमें पक्ष में भी आपको बताना है, विपक्ष में बताना है, क्योंकि कुछ हद तक तो आज भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में अंग्रेज लोग बने बैठे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन कई ऐसे गरीब है जो आज भी धर्म के नाम पर वही खान पान, वही पहनावा, वही रहन सहन। तो ये आपको समालोचनात्मक बताना था। तो उन्होंने बता दिया, जैसे ये मैकाले मैन्यूट आया था 1935 में, सबसे पहले स्टार्ट यहीं किया। अगर ऐसे स्टार्ट हो जाए तो क्वेश्चन वहीं धराशायी हो जाता है। इतने नंबर देने के लिए एग्जामिनर मजबूर हो जाता है कि कितना अच्छा से जो डिमांड होती है वही इन्होंने पूरी फुलफिल कर दी है। ये इन्होंने भूमिका के रूप में पूरा सटीकता से बता दिया है। तो यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है कि गुड कंटेंट। अब जैसे कॉपी चेक करें उनको भी लग जाता है, कॉपी चेक करो भले जीएस स्कोर, जैसे ये टेस्ट सीरीज यहाँ लिखी है इन्होंने, जीएस स्कोर में करो या यूपीएससी वाला करो, सब सेम होता है, एज इट इज हो जाता है। जो नंबर यहाँ मिलते हैं वहीं मिल जाते हैं, क्योंकि डाटा कंटेंट बहुत परफेक्ट है। लेकिन अब जैसे इनका है ना, अगर देखा जाए, देखिए इतना पूरा एक पेज में पैराग्राफ लिख दिया, इतना नहीं लिखना चाहिए। पैराग्राफ को शॉर्ट में करना चाहिए, भूमिका के रूप में 4 लाइन में, 5 लाइन होनी चाहिए। आप में यूपीसी हिंदी जो टॉपर्स है और रवि सिंह गए, या आप दिव्या की कॉपी देखते हो, वो भी शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन इन्होंने पैराग्राफ में फुल फ्लेश लिखा हुआ। इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप ज़्यादा लिख रहे हो, कम लिख रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्योंकि हर टॉपर की अलग अलग रणनीति होती है। अब यहाँ देखिए इन्होंने जैसे इंग्लिश है, ये अपर एंड मिडिल क्लास है, स्मॉल सेक्शन से जो इंपॉर्टेंट लाइन थी ना, जैसे मैकाले मैन्यूट से ये 1935 का, इनको अंडरलाइन किया है। आप भी ये कोशिश जरूर कीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट लाइन हो, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हो, ठीक है ना, फैक्ट हो, इनको अंडरलाइन करना है, एग्जाम्पल को अंडरलाइन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने चाहिए, ठीक। तो ये आप यहाँ देख सकते हो भाई किस प्रकार आलोचना की बात की गई थी। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी है। फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब जो निष्कासन शिक्षा का होगा, भाई ऊपर वाले तबके को आप शिक्षा दे दीजिए और अधोगामी निष्कासन होता है तो नीचे अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये इन्होंने यहाँ भी अच्छे से बता दिया, प्रेजेंट किया है। उसके बाद इन्होंने रेशनलिज्म की बात की है, रिलीजन की बात की है, ये किस प्रकार रिलेटेड होते हैं। अब इनमें इन्होंने सजेस्ट किया भी आपको कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी थी, कौन कौन सी छोड़नी थी, ठीक है, यहाँ पर ये सजेस्ट किया है। और लास्ट में जाके इन्होंने पूरा प्रॉपर यहाँ आंसर लिखा है और ये लास्ट में जाके भूमिका भी दे दी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ ये समझने की कोशिश करें कि जैसे ये क्वेश्चन है तो ये पॉइंट वाइज नहीं है, ये है पूरा आपकी पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन। तो पैराग्राफ वाइज भी किस तरह से अच्छे से लिखा जाना चाहिए जैसे कि एक अच्छे नंबर मिले। देखिए इनको फिर 6 नंबर पे ले है, लेकिन पैराग्राफ वाइज नहीं, ठीक है। तो आप इसमें विश्लेषण देख सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ बताया है अंदर कि भाई ये किस प्रकार स्वाद में अंग्रेज थे। आलोचना बोला तो इन्होंने एक पक्ष में जो पॉइंट दिए, विपक्ष में पॉइंट दिए और लास्ट में कंक्लूड किया है। तो उस प्रकार ये पूरा आंसर यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरह से इन्होंने बताने का प्रयास किया। आपको ये देखना है पूरा आंसर तो आप मेरा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं कॉपी ये डाल दूंगा। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ 19वीं सदी में भारत में किसान विद्रोह धार्मिक नहीं थे। विद्रोह जो थे ना, किसान विद्रोह, धार्मिक विद्रोह नहीं थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो किसान विद्रोह थे ना वो धार्मिक तो नहीं थे, लेकिन धर्म ने भूमिका बहुत निभाई है।
ऊपर दिए गए कथन पर विचार कर भारत में किसान विद्रोह की प्रकृति पर उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उपयुक्त उदाहरण। उदाहरण का मतलब होता है जो आप उस टाइम जो 19वीं शताब्दी, अब सबसे पहले जब 19वीं शताब्दी पढ़ो तो आप लिख दिया करो 1800 से 1900 के मध्य। कई लोग तो समझ नहीं पाते कि 19 शताब्दी का मतलब क्या होता है। 1800 से 1900 के मध्य जितने भी किसान आंदोलन थे ना, ये बता रहे हैं कि धार्मिक तो नहीं थे लेकिन धर्म ने भूमिका अवश्य निभाई है। तो किस प्रकार भूमिका निभाई, कौन से धार्मिक नहीं थे, उपयुक्त उदाहरणों के साथ आपको बताना है। और ये आलोचनात्मक प्रवृत्ति आप कर सकते हैं, इसमें ये बता सकते हैं कि कौन कौन से पूर्णतः धार्मिक थे। जैसे कि आप देखते हो ना, मुस्लिम ज्यादातर विद्रोह, वहाबी विद्रोह है या XYZ जो भी विद्रोह है वो ज्यादा धर्म से रिलेटेड थे। हिंदू में जैसे सन्यासी विद्रोह भी धर्म से आधार पर ही आगे बढ़े थे। और ये वही बताने जो 1800 से 1900 के मध्य हुए, नहीं ऐसा नहीं है कि आपके 400-500 सालों को बता दो, 100 साल के अंदर जो जो घटित हुए थे वो बताने उपयुक्त उदाहरण के साथ। ठीक है, तो इन्होंने भी यही बता दिया भाई, जो पीजेंट्स जो विद्रोह थे 19 शताब्दी में, उनमें किस प्रकार ये भूमिका इन्होंने लिखी। और यहाँ लिखा है कि बहुत शानदार इन्होंने भूमिका लिख दी है। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर है, जुडिशियल सिस्टम में किस प्रकार भूमिका निभाई। तो और रोलेट की बात की जाए, एग्जाम्पल की इन्होंने बोला था, तो विथ एग्जाम्पल नॉन रिलीजियस, सबसे पहले तो जो गैर धार्मिक थे ना 19 शताब्दी में, वो उन्होंने बताया। सबसे पहले इन्होंने बोला इंडिगो रोलेट्स, जो नील विद्रोह था, नील विद्रोह 1959 में हुआ था। ये डेट पता नहीं, देखिए एकदम परफेक्ट तरह से एक विद्रोह बताया, उसके सामने डेट लिख दी। यही होता है क्लियर माइंड होना, क्लियरिटी होना और नंबर खींचने का इरादा। और ये सारे नंबर, और इनको कैसे पता चल जाता है कोई ये यही लिखना होता है, इतना ही परफेक्ट लिखना होता है, क्योंकि ये खुद टॉपर्स की कॉपी फॉलो करते हैं। जैसे ये टॉपर्स हैं, इन्होंने अपनी जो पीछे वाला टॉपर्स थे इनकी कॉपी फॉलो की, परफेक्टली फॉलो की है। और ये सारा के सारे सेम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हर साल। जो नई कोचिंग ये GS स्कोर है, इसके बाद मैक्सिमम कितना होंगे, 500 क्वेश्चन होंगे, हर साल रिपीट करता रहता है। अब 500 क्वेश्चन ऊपर जो टॉपर्स ने लिखा उसके ऊपर अगर मजबूत पकड़ बना दी जाए, आप भी बना दोगे तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, हर कोई ये कार्य नहीं कर सकता, हर कोई इसलिए इस लेवल का नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये पहुंच पाते हैं, इसलिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप कर जाते हैं। अब इनको सोचो क्या उम्र होगी, कितनी छोटी उम्र होगी, इसमें ये प्रॉपर अगर ये रैंक ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इंडिगो रोलेट है, ये इन्होंने बता दिया किस प्रकार ये गैर धार्मिक है। जैसे पाबना एग्रीगेरियन जो विद्रोह है, ठीक है ना, पाबना जो हुआ था ये 1870 से 1880 के बीच में, कितना परफेक्टली इन्होंने इन चीज़ों को बता दिया। ये बंगाल के अंदर हुआ था पाबना विद्रोह। ठीक है, जैसे दक्कन विद्रोह हुआ था, दक्कन जो कपास के लिए हुआ था। फिर अमेरिका में जब क्रांति हो गई थी उस टाइम तो कपास नहीं मिल रहा था, इंडिया में जा रहा था, लेकिन जैसे कि अमेरिकी क्रांति शांत हो गई, कपास यहाँ से बिकना बंद हो गया, तो यहाँ पर दक्कन विद्रोह हो गया था, कपास विद्रोह हो गया था। ये भी इन्होंने एकदम बता दिया। ये तो इन्होंने बता दिया जो गैर धार्मिक है, लेकिन इन्होंने साथ में ये बताया कि रोलेट्स विद रिलीजियस प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। कौन से विद्रोह जी जिन्होंने धर्म के आधार पे आगे बढ़े थे, धर्म के आधार पे। जैसे यहाँ इन्होंने जो कमेंट किया, ये आप देख ली भाई क्या कमेंट है क्या नहीं। तो एक तो क्या है, नारकल बारीज अब राइजिंग है, पागलपंथी है, ठीक है, फराजी रिवोल्ट है, महा राइजिंग है, और ये जो पीजेंट्स ड्यूरिंग 1957 के बाद हुआ, 1957 ने, ये यहाँ शायद 1857 लिखना चाहते थे, गलती से 1957 लिख दिया, तो ये धर्म के साथ है। देखिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ने से कुछ नहीं होता है, स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद किस प्रकार क्वेश्चन को प्रेजेंट करना होता है ये आप टॉपर सीख सकते हो। ठीक है ना, ये देखिए विद एग्जांपल है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको अंडरलाइन करना होता है, किस प्रकार दिया जाता है। देखिए कितने खुश हो गए टीचर, इनको 7 नंबर दे दिए अब की बार 12.5 में से, और लिखा ओवरऑल गुड एफर्ट, बहुत ही शानदार एफर्ट है इनका। और लास्ट पे जाके कंक्लूड करना है सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है ना, आलोचनात्मक विश्लेषण करो, मूल्यांकन करो, टिप्पणी करो, समीक्षा करो, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्वेश्चन छिपे होते हैं, इनको पता चल जाता है कि आपको क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वही लिखना है। क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर वही होता है जो खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा क्या आंसर होना चाहिए, वो पहले से बोलना। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और है लिख कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परफेक्टली 19वीं शताब्दी बोली है तो 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुए विद्रोह बताने होंगे आपको। ठीक है, अब जैसे ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा के प्रति ब्रिटिश नीति का ध्यान क्लर्क उपलब्ध कराना का था। मतलब छोटे मोटे क्लर्क बनाना, ना कि ऊपर वाला पद, क्योंकि अपन को इंडियंस को बड़े वाले पद मिलते भी नहीं थे, छोटे वाले क्लर्क तक ही सीमित रहते थे। और केवल प्रशासन के लिए 2 भाषाएं, और अगर प्रशासनिक जो इंडिया के अंदर कन्वर्ट, उनको लैंग्वेज समझानी होती थी, कन्वर्ट करके हिंदी और इंग्लिश को कन्वर्ट कैसे करें, तो एक तो क्या आता है कि 2 भाषी बनाना। जैसे महात्मा गांधी भी 2 भाषी के रूप में ही वहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। समीक्षकों का मूल्यांकन कीजिए, जो ये समीक्षण इनका मूल्यांकन करना कितना ये सटीक बात है, तो आपको बताना, ये बताना होगा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 2 भाषी भी थे। ठीक है,
और कलर तक ही सीमित थे। लेकिन साथ में ये बताना है कि कई इंडियंस ऐसे थे जो इससे भी ऊपर स्तर पर पहुंचे हैं। मूल्यांकन का मतलब यही होता है कि साथ पक्ष में बताना है, विपक्ष में बताना है, लास्ट में कंक्लूड करना है कि हाँ ये बात ठीक है लेकिन थोड़ा हम आगे भी बढ़े थे इससे। तो इस प्रकार इन्होंने जैसे भूमिका बना दी कि ब्रिटिश कंसिडर्स इंडिया है हियरिंग्स इन्फीरियंस टू यूरोपियन लर्निंग्स फॉर दिस फर्स्ट 16 ईयर इन इंडिया। जिस प्रकार इन्होंने भूमिका बना के पूरा ये बता दिया भाई, एक जो 1813 का एक्ट था, ठीक है ना, 1835 का एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, 1854 का जो वुड डिस्प्यूट है उसमें क्या क्या प्रावधान थे, और इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर चेक कॉपी में सर ने बता दिया इनको और क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए था, वो आप खुद देख लीजिए। ठीक है, मैं मोटा मोटा आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद क्या क्या इंडिया के अंदर, जैसे ये इंपॉर्टेंट जो लाइन है कि चीफ सप्लाईज ऑफ एजुकेशन इंडिया, जैसे उन्होंने पहले बताया था कि अधोगामी निष्कर्षण का सिद्धांत जिसमें सीमित वर्ग तक की शिक्षा पहुंचानी है। ठीक है, एकदम सही है। मास एजुकेशन का इतना अभाव था हमारे पास, साइंटिफिक एजुकेशन हम थी नहीं क्योंकि कलर बनाना था, उनके पास द्विभाषी बनाना था, जैसे इन्होंने बता दिया है। ठीक है, और लास्ट में जाके यहाँ पर ये इन्होंने बता दिया निष्कर्ष के रूप में कि ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड एजुकेशन हैव ए नैरो फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग subordinate officers for administrators. However, an additional classes of intelligences was accusing while led the fundamentals of the modern thoughts and ideas in India। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो आगे भी बढ़े, जो ये कहना चाहता है, ये जो मैंने आपको बताया भाई, ये देखिए ये कितना परफेक्ट, इनको 7.5 नंबर मिले इसमें। ओवरऑल गुड्स एनालिसिस एंड आंसर, अच्छे से आंसर को विश्लेषण किया गया है। स्पेक्ट्रम अगर इन्होंने पढ़ी है तो इन्होंने विश्लेषणात्मक रूप से किस प्रकार आंसर लिखे जाते हैं, जो आप इनसे सीख सकते हो। जैसे कि यहाँ ये 5वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के लिए भारतीयों को जगाने में पूर्व कांग्रेस युग में प्रेस द्वारा निभाई गई भूमिका का विश्लेषण कीजिए। प्रेस ने जो भूमिका निभाई है ना, उसका विश्लेषण करना है कि राष्ट्रवादियों के लिए प्रेस ने क्या क्या भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर आपको डेट वाइज भी बताना होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने भूमिका अच्छे से बता दी, प्रेस में कौन कौन सी थी। ठीक है ना, प्रेस में विकास में कौन कौन सी बाधाएं आई थी, जैसे कि लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था, रिपन ने उसे हटा दिया गया था, उसके लिए क्या क्या आगे आने वाले प्रेस में क्या योगदान हुआ था, तिलक ने उसका किस प्रकार यूज़ किया है, महात्मा गांधी ने प्रेस जैसी स्थापित की है। ठीक है ना, उन्होंने जो पत्र निकाले हैं, यंग इंडिया निकाला हुआ है, अम्बेडकर के जो बहिष्कृत भारत पत्र थे उनके माध्यम से उन्होंने लोगों को जगाने में कैसे योगदान दिया, अल हिलाल में अब्दुल कलाम आज़ाद ने कैसे बताया है, महात्मा कॉमरेड में जिन्ना ने क्या बताया हुआ है, या आपको हेराल्ड में नेहरू क्या बता रहे थे। तो इस प्रकार प्रेस का पूरा विश्लेषण आपको यहाँ पर देना होगा। राजा राम मोहन राय से भी आप यहाँ से प्रारंभ कीजिए, राजा राम मोहन राय ने प्रेस में क्या क्या योगदान दिया, क्या भूमिका उनकी रही थी। ठीक है ना, प्री कांग्रेस इरा में प्रेस की क्या योगदान रहा था, टोटल जाके नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी में प्रेस की क्या भूमिका रही थी, क्रिटिकल एनालिसिस करना, और उसके बाद नाम भी लिखने प्रेस में किनका, जैसे GSIN है। ठीक है ना, हिडन थे, ये हिडन लोग थे, इनका नाम आगे आया नहीं था, जैसे M घोष है, S घोष है, ये भी प्रेस में आगे आके इन्होंने क्या क्या किया था, पूरा इन्होंने पैराग्राफ रूप में लिखने की कोशिश की। आप पॉइंट वाइज में लिखने का अच्छा प्रयास कर सकते हो। और ये जो आंसर है, मैं इसको मानता हूँ कि आप अगर पैराग्राफ की जगह अगर पॉइंट वाइज लिखते, अनकन्क्लूज लिखते, और अगर जो भी चीज़ आप लिख रहे हो उसमें सबसे पहले डब्बा बंद करके ऊपर जो भी चीज़ लिख रहे हो वो बताते, उसके बाद 4 पॉइंट लिखते, तो एकदम सटीकता से पता चल जाता है। लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो इनको यहाँ नंबर मिले और उन्होंने UPSC में टॉप भी किया है, तो हो सकता है ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं, लेकिन इनका भी ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है, शानदार रहा। ठीक है, राइटिंग भी इनकी अच्छी है। जैसे अब ये क्वेश्चन ये है, यहाँ तक ये है। ठीक है, इससे पीछे वाला जो इनको चेक कमेंट है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक संगठनों का उदय भारत में अंग्रेजों के द्वारा इनके सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में लाए गए परिवर्तन का परिणाम था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब होता है 1850 से 1900, ये पीरियड है 1850 से 1900। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक संगठनों का उत्तर भारत में अंग्रेजों के द्वारा इनके सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में लाए गए परिवर्तनों का परिणाम था। ठीक है ना, तो ये किस प्रकार परिणाम था। ठीक है, ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, आप समझिए। और जैसे इनके ये इंडियन नेशनलिस्ट के बारे में बात की है, पार्टीज जो हैं उसमें बारे में बताइए। ये हेडिंग बता दिया, हाउ चेंज बोट अबाउट द ब्रिटिश इन सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप लेड टू, ये शब्द समझ नहीं आ रहा कौन सा है, पॉलिटिकल
इनकी क्या है कि जो शब्द इंग्लिश में जो एकदम रफ राइटिंग में होती है, जैसे डॉक्टर राइटिंग होती है, तो कोई कोई शब्द खा जाती है, हमको इतना समझ में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। जैसे इंडियाज रेनेसांस में क्या योगदान रहा था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक्स यूनिफिकेशंस जो काउंटिंग है उसमें क्या रहा था, ऑफ सोर्स ऑफ द मॉडलाइज क्या बात हुई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार इन्होंने पॉइंट वाइज, जैसे ये क्वेश्चन है पॉइंट वाइज है, पूरा पॉइंट वाइज बताया, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे सर ने चेक किया है, ये एग्जाम्पल दे दिया, ए ओ यूम की क्या भूमिका थी कांग्रेस की स्थापना, और लास्ट में ये कंक्लूड किया और इनको अच्छे नंबर मिल गए। जैसे अब 7वां क्वेश्चन है। अब मैं आपको ऊपर से 2-4 क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है, फिर इनको खत्म करते हैं। यद्यपि डलहौजी ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जबरन विलय के लिए कुख्यात था, फिर भी उसने देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे और समाज में कई सुधार किए। तो सबसे पहले तो आपको बताना, थोड़ा बहुत ये बता दीजिए कि उन्होंने कौन कौन से जबरन जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उनके बता दीजिए। उसके बाद उन्होंने बुनियादी ढांचे में, जैसे टेलीग्राफ में है, रेलवेज में है, ठीक है, सिंचाई विभाग में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कार्य किए, शिक्षा में क्या कार्य किया, वो उनकी सुधारों की बतानी। जैसे इसका कार्यकाल टाइम पीरियड बतानी है, बहुत ही शानदार है, ठीक है ना। ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स के संदर्भ में इन्होंने चर्चा कर ली, इन्होंने बता दिया है भाई कौन कौन सी रियासतें हड़प की थी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया था, जैसे ये रेलवेज, ठीक है ना, टेलीग्राफ है, उसके बाद है पोस्टल ऑफिशियल एक्ट 54 का है, और गंगा कैनल जो बनाया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया हुआ था। अब ये तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में था। उसके बाद ये है सोशल रिफॉर्म्स में, सोशल में क्या है कि वो डिस्प्लेस चलाए थे, ठीक है, एग्रो वर्नाक्यूलर स्कूल्स बनाई थी, विडो री मैरिज एक्ट 1956 का आया था, बहुत ही ज़बरदस्त, और लास्ट में जाके कंक्लूड किया। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब लिखा हुआ, शानदार वाला, ठीक है ना। एक अवरोधक औपनिवेश उपस्थिति के बावजूद कुछ कारकों ने मामूली भारतीय औद्योगिक विकास को सुविधा दी। औपनिवेशिक जो उपस्थिति वो तो मतलब अवरोधक थी, लेकिन कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने मामूली औद्योगिक विकास हुआ था। वो कौन से कारक है, विस्तार में बताना, उन कारकों की चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले बता दो अवरोधक कैसे हुई थी, ठीक है, थोड़ी इसके ऊपर चर्चा कर दो, और लास्ट में कारक बता दीजिए। तो लास्ट में ये भूमिका लिख दी इन्होंने। और ऑब्स्ट्रकल्स कॉलोनियल पीरियड में क्या क्या थे, तो जैसे ये 3% इन 1947 में थी, 23% से घटकर हमारी इकोनॉमिक 3% कैसे आ गई, बहुत ही ज़बरदस्त डाटा दे दिया। यहाँ से आप डाटा चुरा लीजिए, ठीक है। अब उन्होंने बता दिया वन वेज फ्री ट्रेड है, ठीक है, फ्री ट्रेड वन वेज था, ठीक है ना। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, नो स्टेप उठाए थे। और इस प्रकार देखिए 5 पॉइंट उन्होंने यहाँ पर बता दिया। लेकिन फिर भी हमने विकास किया, तो क्या क्या विकास किया, विकास में भी टेस्को हुआ था, ठीक है ना। 1855 के अंदर जूट मिल बना स्थापित हो गई थी। 1853 के अंदर फर्स्ट कॉटन टेक्स मिल आ गई थी, ठीक है। 1907 में टेस्को आया, और लास्ट में जाके ये कंक्लूड दे दिया। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार कंक्लूड किया, अभी तो और लंबा चल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद ये पूरा बता के यहाँ कंक्लूड किया है, और इनको अच्छे नंबर मिले, ओवरऑल अच्छा एफर्ट है इनका, और बहुत ही अच्छी कॉपी लिखी हुई है इनकी। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन मूल्यों का आलोचना तो विश्लेषण करें जिसने रामकृष्ण मिशन को समय की कसौट में खरा उतरने में मदद की। जो विवेकानंद ने 1893 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, उन कौन कौन से मूल्य थे जिससे ये खरा उतरा था, ठीक है। तो ये पूरा सबसे पहले रामकृष्ण जी का टाइम पीरियड दे दिया। मतलब ये कोई याद कर पाता नहीं करा, लेकिन टॉपर्स को ये याद रखना होता है। नरेंद्र दत्त का टाइम पीरियड उन्होंने बता दिया, ठीक है ना। 1997 में स्थापित की थी, सॉरी मैंने 93 बताया था ना, 97 में इन्होंने स्थापित की थी, ठीक है। तो ये पूरा ये भूमिका, जबरदस्त वाली भूमिका, देखिए गुड इंट्रो यहाँ पर है। उसके बाद ये वैल्यूज़ की बात करती थी, वैल्यू बता दी है, जैसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ सर्विस की वैल्यूज़ है, ठीक है ना। दरिद्र नारायण ये है, मिशंस के बारे में बोला, इमेज वर्कशॉप के बारे में बात की गई, वेदास के बारे में जो इन्होंने बोला था, नीड्स फॉर सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है। फ्री थिंकिंग है, लिबर्टी है, इक्विटी है, ठीक है। एम्फेसाइज ऑफ द सोशल्स गुड एंड रिफॉर्म्स की बात हुई थी, इन्होंने ये बोला था। और भी जैसे ये वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन किया हुआ है। क्या क्या ऐसी थी, जैसे भी रामकृष्ण आज भी अगर इतना काम कर रहा है, 120 साल बाद भी अगर ये प्रासंगिक बना हुआ, तो इनकी चर्चा करके इन्होंने बताया हुआ। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारणों का परीक्षण कीजिए और समाज तथा स्वतंत्रता संग्राम में उनके प्रभावों की चर्चा कीजिए। सांप्रदायिकता विकास के कौन कौन से कारण हुए, सांप्रदायिकता विकास कैसे हुआ भारत के अंदर, ठीक है। 19 जैसे इंडिया अंग्रेजों ने बांटो राज करो की नीति अपनाई, उसके बाद ही सांप्रदायिकता का उदय माना जाता है। तो भारत में सांप्रदायिक विकास के कारणों का परीक्षण कीजिए और समाज तथा स्वतंत्रता संग्राम में इनके प्रभावों की चर्चा कीजिए। समाज तथा स्वतंत्रता संग्राम में इसके प्रभावों की
समाज में नेगेटिव प्रभाव है, स्वतंत्र संग्राम में नेगेटिव पड़ा, जैसे खिलाफत आंदोलन के बाद में और जैसे पाकिस्तान को भी तो इसी कांड हुआ था, तो ये चीज़ आपको बताना होगा। तो इन्होंने ये पूरा भूमिका के रूप में बता दिया है, ठीक है ना। रीजन्स फॉर द ये कम्युनलिज्म का ग्रोथ कैसे उदय कैसे हुआ, तो सबसे पहले है करप्ट एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसी। अच्छा, कैरेट एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसी वही है, लालच वाली, ठीक है, बांटो राज करो वाली। दूसरा है पार्टीशंस ऑफ बंगाल, 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, ये इन्होंने यहाँ सर ने बता दिया कि इनको भी इंक्लूड करने की आवश्यकता है। थर्ड है मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, 1909 वाला जो सांप्रदायिकता वाला आया था, पृथक निर्वाचन आया था। आफ्टर 1970 के बाद क्या हुआ था, आईएनसी ने इस प्रकार किस प्रकार आपस में टूट गए थे, ये आपस में ये पूरा चर्चा की है। और ये क्या क्या इफेक्ट हुआ था, ठीक है, नेशनल लेवल मास एलिगेशन में क्या हुआ था, और ये पूरा जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको अंडरलाइन कर दिया है, डेट्स अच्छे से बता दी है, और लास्ट में जाके इंक्लूड किया और इनको ये 7 नंबर आए। तो ये कॉपी है जीएस स्कोर में इन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। इनकी 13th रैंक है और यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप किया इन्होंने। अगर ऐसी कॉपियाँ आपको और पढ़नी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और इसको शेयर भी करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कॉपी चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है स्टडी विद सुंदर, वहाँ से आप ले लीजिए, मैं डाल दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।